जय हिंद दोस्तों। ये जो वीडियो है ये डेमो और ओरिएंटेशन लेक्चर है हमारी निर्वाणा बैच का। हिस्ट्री बैच पर आपने इमेंस सपोर्ट दिया और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स रहे वो भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए इसी तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्रैश कोर्स के साथ ये हमारा निर्वाणा बैच है और इसमें हम काफ़ी कम टाइम में काफ़ी इफेक्टिव वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से क्रैश कोर्स के रूप में चीज़ों को कवर करेंगे। स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, ये रिसेंटली सिविल सर्विसेज 2023 में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो भी आंसर हो, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपके CDS 2006 में पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्रामर में भी चेंजेस नहीं है और ऑप्शंस में भी चेंजेस नहीं है। वर्बेटिम रिपीट है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज के पेपर में, अगर आप देखो तो CDS से। तो क्या ये क्वेश्चन नया है? नहीं, यूपीएससी के द्वारा ही कई बार क्वेश्चंस के रूप में, स्टेटमेंट्स के रूप में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैच के फीचर्स की बात करेंगे तो हम पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को कवर करने वाले हैं और दोनों को टॉपिक वाइज वे में कवर करेंगे। जैसे अगर फंडामेंटल राइट है तो इसके लिए हम 50-60 क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, एक भी रैंडम MCQ नहीं रहेगा। ज्योग्राफी में एक साइक्लोन जैसे छोटी टॉपिक के लिए भी हम 20 सवाल एटलीस्ट 20+ कवर करने वाले हैं और ये सारे PYQ सेग्रीगेटेड वे में रहेंगे। हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसमें अगर आप देखो तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये आप देख सकते हो, और ह्यूज रिपीटेशन है इन क्वेश्चंस का। तो इन PYQs को करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस से बिल्कुल फिल हो जाएंगे। देखिए, जो एक्ट हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्ट लाए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इसी के साथ ही आप देखो तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब हमारी पावर बढ़ने लग रही है। तो जो बंगाल का गवर्नर रहता है उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट दे दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जो बॉम्बे और मद्रास है, देखिए 3 प्रेसिडेंसीज थी मेनली, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल वाली जो प्रेसिडेंसी थी इन्हें सुप्रीम बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी इनके सबऑर्डिनेट हो गई। पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और समझिए, देखिए ये जो पहले गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल किनके? बंगाल के। तो इसके बारे में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, हेस्टिंग्स थे। तो ये दो बातें हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट देखने को मिली, जिनमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा इम्पे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को मना किया गया कि आप किसी तरीके के प्राइवेट ट्रेड में ना उलझें और ब्राइब यानी घूसखोरी ना लें। इसका रीज़न ये था कि आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की इनिशियली जो मेन वीकनेसेस थी वो ये थी कि ब्राइबरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सैलरी बहुत कम दी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो इस कारण से वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होते थे और घूसखोरी करते थे ताकि वो ज़्यादा मुनाफा ले सके। तो इस चीज़ के लिए कंप्लीटली प्रोहिबिशन की बात 1773 के एक्ट में देखने को मिली। अभी आप देखिएगा एक एक पॉइंट से यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आए हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की। फर्स्ट टाइम जो कंपनीज की एक्वायर्ड टेरिटरीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो टेरिटरीज एक्वायर की गई थी उन्हें ब्रिटिशर्स की पोजेशन कहा गया, यानी संपत्ति। फर्स्ट टाइम तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनीज की जो टेरिटरीज रही भारत में उन्हें फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कब कहा गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनीज के अफेयर में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी थी जो 1600 में भारत आई थी। तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंप्लीट रेगुलेशन है वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों मेजरली पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के सारे अफेयर्स पर सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। इसके बाद समझिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक कमर्शियल बॉडी बना दी गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये एक नई बॉडी बनाई गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना। केवल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आप देखोगे तो देखिए यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस में, सीएपीएफ में, सीआईएसएफ में रिसेंटली कितने सारे स्टेट पीएससीज में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात करते हैं। तो इसमें जो इनमें जो गवर्नेंस की फाउंडेशन है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के लिखेज लॉज हैं यानी जो रिटेन लॉज हैं, उन पर आधारित गवर्नेंस की बात देखने को मिली। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की।
इसमें क्या हुआ, हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी गई थी, यानी व्यापार पर एकाधिकार थे, यानी सिंगल ओनरशिप थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस चीज को अबॉलिश कर दिया गया। और यहां से अगर आप देखो तो दो चीजों में बस एक्सेप्शन थी, यानी चाय के मामले में यानी टी में इनको अभी भी मोनोपोली थी, और चाइना के साथ ट्रेड में। इन पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, अभी आप देखेंगे इन पे बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जब मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, इसका मतलब है कि कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता है। सभी इंडियन ट्रेडर्स के लिए, ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन हो गया इंडियन ट्रेड। नाउ बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। तो 20 सालों के बाद ये एक्ट देखने को मिला, और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्हें सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दी गई। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, देखिए हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर होते हैं उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट दी जाती है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं? हेस्टिंग्स। लेकिन जब भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की जाएगी तो होंगे बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ओपन कंपटीशन की शुरुआत यहां से देखने को मिली सभी सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए, और इंडियंस को भी अगर आप देखो तो डिबैड नहीं रखा गया, यानी वंचित नहीं रखा गया किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट से। इसके बाद फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन देखने को मिलता है। मैकाले इसके चेयरमैन होते हैं। देखिए, कहने के लिए इंडियन लॉ कमीशन है, बट क्या ये इसके चेयरमैन इंडियन है? ऑब्वियसली नहीं, मैकाले हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा है सिविल सर्विसेज ने, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी चाइना और टी के साथ, ये भी खत्म हो गई। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहती है ये खत्म तो हो जाती है, बट चाय और चाइना इन दो चीज़ों पर अभी भी मोनोपोली रहती है। बट ये चीज़ 20 सालों के बाद टी और चाइना के साथ वाली मोनोपोली भी खत्म हो जाती है। आई होप आप ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट को देखोगे तो ओपन कॉम्पिटेटिव सिस्टम देखने को मिला सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। और कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो थी, यानी बेसिकली प्रेजेंट डे सिविल सर्विसेज का ओल्ड फॉर्म, ठीक है, काफ़ी 1853 की बात की जा रही है। तो ये जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म था इनमें इंडियंस के लिए भी ओपन हो गया। इनिशियली इंडियंस के लिए ओपन नहीं था। इसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शन होते हैं इन्हें फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिया गया कि ये रही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और ये रही लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो ये 1853 में हमें देखने को मिला। नाउ एक्ट ऑफ 1858 की बात करते हैं। तो देखिए 1857 में रिवोल्ट होता है, और इस रिवोल्ट के बाद 1858 में जो एक्ट लाया जाता है इसे कहा जाता है कि ये गुड गवर्नेंस की एक्ट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब खत्म हो गया है और अब ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया है। तो ये मेन क्रक्स है, ध्यान रखिएगा। 1858 में ये कहा गया है कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल खत्म हो गई है और ब्रिटिश क्राउन की रूलिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो एक्ट है ये अच्छे से गुड गवर्नेंस के लिए लाया गया है। इंग्लैंड में अगर आप देखो तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये अबॉलिश कर दिया गया, और इनकी जगह पे स्टेट सेक्रेटरी की स्थापना और इंडिया काउंसिल की स्टेब्लिशमेंट देखने को मिली। और एक इंपॉर्टेंट बदलाव और किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, और पहले वायसराय कौन होते हैं? कैनिंग। अगेन मैं रिकॉल करवाऊं, देखिए बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, क्या आपको ध्यान है? तो हम बात कर रहे हैं किनकी? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल की। जब हम बात करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा हेस्टिंग्स। लेकिन जब हम भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आंसर होगा बेंटिक, विलियम बेंटिक। इसके बाद आप देखो तो जब वायसराय की बात करेंगे तो कैनिंग। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करोगे तो इसमें खास बदलाव ये देखने को मिला, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गया। इसे नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दे दी गई हैं ताकि सभी अपने काम को इंडिविजुअल तरीके से कर सकें। ये था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ देखने को मिला? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। एक खास बात और हुई कि लॉर्ड कैनिंग जो थे उस टाइम पे उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया। कौन कौन थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और सर दिनकर राव थे। इन 3 लोगों को शामिल किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत। इसमें एक और खास बात मिलेगी ऑर्डिनेंसेज के विषय में, कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की एम्पावरमेंट देखने को मिली, और ये जो इस तरीके की ऑर्डिनेंस थी जो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ऑब्वियसली बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के देखने को मिलेगी इमरजेंसी सिचुएशन में।
नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करते हैं तो इसमें मेंबर्स जो थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, खास तौर से उनके नंबर को बढ़ाया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। इसके साथ ही आप देखो तो एक खास बात देखने को मिली कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उन्हें पावर दी गई कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चन जो है उन्हें एड्रेस कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम थी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया गया, बजट वगैरह डिस्कस किए गए, बट इसके विषय में जब एक क्वेश्चन के ऊपर दोबारा क्वेश्चन किया गया तो इस चीज की अलाउड नहीं देखने को मिली 1892 में। आइए पहले पूरा कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो काफ़ी बेहतर ढंग से आपका रिवीजन होगा और सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि एक एक पॉइंट पे सवाल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है इनिशियली। इसके बाद हाँ, ये तो हमने कवर कर लिया, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत देखने को मिलती है और काउंसिल जैसा कि मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के डिस्कशन नहीं हो सकता है। 1892 को भी हमने कवर कर लिया। नाउ हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो 1909 का काउंसिल एक्ट है इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। कहने के लिए रिफॉर्म है, बट क्या ही रिफॉर्म है वो तो हम कवर करेंगे ही। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, इसके पीछे के रीजंस हैं। तो उस टाइम पे जो सेक्रेटरी रहते हैं उनका नाम रहता है मोर्ले, और जो वायसराय रहते हैं उनका नाम रहता है मिंटो, इस कारण से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसमें गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में आप खास तौर से देखो तो गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये खास तौर से ये एक्ट जाना जाता है। इसमें एन इंडियन मेंबर वाज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि वायसराय या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, इनमें पहली बार इंडियन मेंबर को शामिल किया गया। याद करिए 1833 का एक्ट, 1833 के एक्ट के 2 सालों के बाद 1835 में जो लॉ कमीशन गठित होती है उसमें इंडियन मेंबर नहीं थे, मैकाले थे, राइट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन मेंबर को शामिल कर लिया गया है और इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया है लॉ मेंबर के रूप में। ये एक्ट मुख्यतः जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। मुस्लिम्स को फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन इस एक्ट में देखने को मिला और इस पर ना जाने कितनी बार क्वेश्चंस पूछा गया है स्टेट पीएससीज में, तो इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ना दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो इसे मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया है। क्यों कहते होंगे आप समझ गए होंगे, केम्सफोर्ड का मतलब वायसराय है ये और मॉन्टेग्यू का मतलब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1909 में यानी 10 साल पहले जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा था, मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गई थी, इन्हें और एक्सटेंड किया जाता है और सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखो तो इस एक्ट के थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने को मिला वो था डायरकी का। डायरकी को हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। देखिए डायरकी, ठीक है, डायरकी, तो डाय का मतलब 2 होता है और आर्की का मतलब वही रूलिंग है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डबल गवर्नमेंट का प्रोविजन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जब भी डायरकी आए तो आप समझिए कि डबल गवर्नमेंट के प्रोविजन की बात देखने को मिल रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, यानी 2 वे में सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड किया जाएगा। जैसे लेट सपोज कोई सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन है, तो अब एजुकेशन पर लॉ कौन बनाएगी, है ना। तो इस चीज़ों के लिए लिस्ट को डिवाइड किया गया। इस पे रिसेंटली सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा ध्यान से आप समझें। देखिए 2 तरीके की लिस्ट थी, पहली थी रिजर्व्ड और दूसरी थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है वैसे सब्जेक्ट, वैसे मुद्दे जिन्हें गवर्नर अपने मिनिस्टर के साथ मिल करके उनमें लॉज बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट है। जबकि रिजर्व सब्जेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नर उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉज तो बना रहे हैं, बट ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर से अगर इन मुद्दों पर, यानी रिजर्व सब्जेक्ट के मुद्दों पर लॉ बनता है तो। ये है 2 वे में क्लासिफिकेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई जवाबदेही नहीं है, इसका मतलब इनमें इंपॉर्टेंट मैटर्स को नहीं रखा जाएगा। उस टाइम पे जो समझा गया होगा, ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट उस कंटेक्स्ट में जब समझा गया होगा तो इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जैसे अगर रिजर्व लिस्ट में देखो तो कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, फिनेंस है, लैंड रेवेन्यू है, इरिगेशन है, इन सब चीजों को रिजर्व में रखा गया। जबकि ट्रांसफर्ड में अगर आप देखो तो एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, इन चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया। तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट का मुद्दा देखो तो उस टाइम के हिसाब से ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया था। इसी एक्ट की एक खास प्रोविजन देखने को मिलेगी बाय कैमरलिज्म की। बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म का मतलब क्या है?
बायकैमरलिज्म का मतलब ये है, वैसे तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1919 के एक्ट के तहत। बायकैमरलिज्म को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है दो सेपरेट असेंबलीज बना दी गई हैं, दो चैम्बर या दो हाउसेज आप कह सकते हो, ये बना दिया गया है। तो एक तो इसमें अपर हाउस देखने को मिलेगी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेजेंट आप राज्यसभा कह सकते हो, और दूसरी लोअर हाउस जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी प्रेजेंट लोकसभा से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस हमें 1919 के एक्ट में देखने को मिले। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और एक्सटेंड हुई, सिख को लेकर के इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इन सब के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन देखने को मिला। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो ये जो हाई कमिश्नर है ये अपने ऑफिस को लंदन में हेल्ड करेंगे 6 सालों के लिए, और इनकी ड्यूटी क्या रहेगी, यूरोप के साथ इंडियन ट्रेड को संभालना। बस 2 मेजर एक्ट रह गए हैं, इसके बाद खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, तो इसमें 3 सब्जेक्ट लिस्ट देखने को मिले, फेडरल लेजिस्लेचर की लिस्ट, प्रोविंशियल की लिस्ट और कंकरेंट की लिस्ट। आप समझ गए होंगे इनका मतलब, पॉलिटी में बहुत इन चीज़ों को हम कवर करते हैं 7th शेड्यूल के तहत। तो 3 लिस्ट बनाए गए। अब प्रोविंसेज में जो डायरकी थी इसे खत्म कर दिया गया और प्रोविंसेज को ऑटोनॉमी दी गई, यानी जो प्रांत थे उन्हें स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, यानी रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के बीच जो डिस्टिंक्शन किया गया था उन्हें अबॉलिश कर दिया गया और फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। कम्युनल इलेक्टोरेट्स की अगर बात करें तो ये भी आपको और एक्सटेंडेड देखने को मिलता है डिप्रेस्ड क्लासेस में, वीमेन में, लेबर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि कभी भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हटाया नहीं जाता है बल्कि और एक्सटेंड किया जाता है। इसमें एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन देखने को मिलेगा, तो जो कि 1937 में स्टैब्लिश होती है, जिनके पास अपने ओरिजिनल और अपीलेट पावर होते हैं, जिनकी चर्चा हम सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इनमें अगर आप देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक फ्रेमवर्क्स के प्रोविजंस भी देखने को मिले, यानी मुख्य आधारशिला भी देखने को मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, तो जैसा कि हमें पता है 1947 यानी देश की आज़ादी, और इसके साथ ही इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट के रूप में डिक्लेरेशन मिली। पार्टीशन के बाद 2 न्यू डोमिनियन बने, इंडिया और पाकिस्तान, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद था ये भारत में खत्म हो गया। जो वायसराय की पोस्ट थी ये भी अबोलिश हो गई, और जो दोनों नए देश बने इनमें गवर्नर जनरल का प्रोविजन देखने को मिला। बट अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है गवर्नर जनरल की। तो आपको इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, यही पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही आप देखो तो दोनों ही देश हैं वो अपनी मर्जी से अपने जनता के हित में संविधान बना सकते हैं। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कानून पसंद नहीं आता है तो उन्हें रिपील भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सोवरेन है ना, सोवरेन का मतलब सार्वभौम होता है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव डोमिनियन में लेजिस्लेशन का काम करेंगी, कानून निर्माण का काम करेंगी, वो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे उनके थ्रू उन्हें ही ड्राफ्ट और एनफोर्स किया जाएगा। प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो भारत को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। प्रत्येक जो डोमिनियन की गवर्नेंस थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन पर देखने को मिली। तो इस कारण से जो 1935 का एक्ट है ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजन डायरेक्टली 1935 के एक्ट से देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश मोनार्क को बिल, वीटो, इन चीज़ों के लिए अगर आप देखो तो पूछने की नीड ही नहीं है, और गवर्नर जनरल के लिए जैसे अगर आप देखो तो ये पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। गवर्नर जनरल जो है वो एक्ट करेंगे किनके बेस पे, तो काउंसिल की सलाह पर और काउंसिल की मदद से। नाउ 1 बाय 1 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपको ये करना है कि वीडियो पॉज करना है हर क्वेश्चन के साथ और पहले आंसर खुद से ट्राई करना है। क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन बनते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। तो ये हमने डायरेक्ट कवर किया है, आंसर इसका होगा वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझाने के लिए। यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ की परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री सुपरविजन देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो हमने डिस्कस किया कि 1773 के साथ ही पार्लियामेंट्री सुपरविजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि बंगाल के गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल को पद दिया गया और इसके साथ ही एक काउंसिल थे जिनमें 4 मेंबर थे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल देखने को मिलती है और कुछ और भी प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अगला ये कहा जा रहा है कि चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई
और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे उनके वीटो में बदलाव किया गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगला कह रहे हैं गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विथ अ कास्टिंग वोट। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हुआ ये कि जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की, तो देखिए क्या होता है, 1773 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएट की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती है कंपनी की उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इनका हेडक्वार्टर रहता है लंदन में, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सुपरविजन किया जाता है। तो अब अगर आप समझो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो बॉडी है जो कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज कर रही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या खर्चे हैं, किस तरीके से वो पैसों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ध्यान रखिएगा। आगे चल के 1784 के एक्ट में हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी देखने को मिलता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1773 के एक्ट में अगर देखो तो गवर्नर जनरल की 4 मेंबर्स की काउंसिल भी थी, और इसमें कास्टिंग वोट दिया गया था। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं और इनमें कोई वैसा बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, नॉट अ प्रोविजन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स को भारत में इस्टेब्लिश करा ब्रिटिश पैटर्न के आधार पर। देखिए ये कथन गलत है, हेस्टिंग्स नहीं, कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था। एक परमानेंट पुलिस फोर्स गठित की गई थी जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे एक थानास देखने को मिल रहे थे, और इनमें दारोगा देखने को मिल रहे थे। तो ये तो गलत है, 1 गलत है, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो एक ज़माना था जब सिविल सर्विस में बहुत अच्छे से एलिमिनेशन वर्क करता था, अब तो लिमिटेड रह गई हैं चीज़ें। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, तो ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, तो सेकंड सही है। तीसरा इन्होंने कहा इंडियन पीनल कोड 1860 में आता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका बी है। वैसे इन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया है, बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर है, आप अटेम्प्ट करिए इसे। देखिए पहले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, और ये 1784 के एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल देता है कंपनीज के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। दूसरा ये कहा जा रहा है ये जो एक्ट है ये स्पेशल पावर देता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इनको ज़्यादा पावर दी जाती है रेवेन्यू मैटर्स में। तीसरा कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है जिनमें 6 कमिश्नर्स होते हैं जो कमर्शियल फंक्शंस को देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1773 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो मेनली क्या करते हैं, कमर्शियल फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अदर मैटर्स के लिए है, तो ये गलत है। तीसरा आप एलिमिनेट कर दें। दूसरा अगर आप देखें तो ये तो उल्टा कह दिया गया ना। इनफैक्ट हम देखते हैं कि 1773 में कंप्लीट सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, किनके अधीन, बंगाल के अधीन। तो सेकंड भी गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 ओनली। पहला बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 ओनली। वाले क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया। ये नहीं पूछ रहे हैं कि इंडियन लॉ मेंबर है या कौन सा लॉ मेंबर है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि लॉ मेंबर को ऐड किया गया। तो इसका आंसर क्या हमने अभी पढ़ा है, इसका आंसर ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, और इंडियन मेंबर अगर आप देखो तो 1833 में नहीं जोड़ा गया, बाद में 1909 में जोड़ा जाता है इंडियन मेंबर को, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बट 1835 में जो लॉ मेंबर रहते हैं उनका नाम मेकाले रहता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ मेंबर को ऐड किया जाता है 1833 के एक्ट के तहत 1835 में। 2 साल लगते हैं ना प्रोविजन में, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में इंडियन को जोड़ा जाता है लॉ मेंबर में, जिनका नाम रहता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे इसमें पूछा गया है कि किस लॉ के तहत यह प्रोवाइड किया गया इंडियन को नहीं रोका जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 या इंडिया एक्ट 1858। तो इसका आंसर क्या होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। इसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। स्टेट पीएससी वाले को याद रखना है, ऐसे यूपीएससी नहीं पूछेगी। इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी जो एक्ट कर रही है ये खत्म होने वाला है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने वाली है, बेसिकली रूलिंग की शुरुआत। और कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड और चाइना के साथ, ये भी अगर आप देखो तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया जाता है। वही सारे प्रोविजन है, रिवीजन के लिए मैंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा, मोनोपोली कब खत्म होती है, 1813 में।
एक्सेप्शन रहते हैं टी और चाइना के साथ ट्रेड, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस ब्रिटिश ऑफिशियल को गवर्नर जनरल के पोस्ट पर एलिवेट कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत? यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड नॉर्थ, एल्फिंस्टन या फिलिप? तो इससे हमने कवर किया है, हम वारेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं। कुछ स्टेट पीएससीज में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सा लैंडमार्क डेवलपमेंट नहीं रहा ब्रिटिश रूल के दौरान? तो 1773 का एक्ट, 1833 का और 1919, ये तो प्रमुख है। लेकिन ये वाला अगर आप देखो तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में प्रमुख नहीं है। कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। पूछ रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट कब शुरू किया गया भारत में? तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन हमें 1909 के एक्ट में देखने को मिलता है। आंसर इज डी। ऐसे बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं कवर करेंगे, हमारा काम है टाइम सेव करना। तो आप समझ जाना कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर स्टेट पीएससी और यूपीएससी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब खत्म हो जाती है? हमें पता है, चार्टर एक्ट 1813 में। ये क्वेश्चन आपके रिसेंटली स्टेट पीएससी का है। पूछ रहे हैं कि किस ब्रिटिश एक्ट के तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। असल में होता क्या है, जो 1853 का चार्टर एक्ट रहता है, इसमें सेपरेशन देखने को मिलती है। किनके बीच सेपरेशन देखने को मिलती है? तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बीच। तो ये हो गया ना पार्लियामेंट्री का एलिमेंट, पार्लियामेंट का एलिमेंट। तो इस कारण से आप देखो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मिनी पार्लियामेंट का दर्जा दिया जाता है। आगे देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये जो सिस्टम है जिसमें 120 मेंबर्स थे, ये किस एक्ट के तहत क्रिएट किया गया? 1919, 1793, 1909 या 1853 का चार्टर एक्ट? तो ये हमने कवर भी किया है, 1919 के एक्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ में भी था रिसेंटली। तो हुआ क्या कि सस्पेंडेड एमपी जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे थे महात्मा गांधी के स्टेचू के फ्रंट में, और ये इसका मेन कंसेप्ट अगर आप समझो वो ज़्यादा जरूरी है। जो चैम्बर ऑफ प्रिंस है, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जाना गया, ये एक इंस्टीट्यूशन था जो कि 1920 में स्टैब्लिश होता है जॉर्ज 5 के प्रोक्लेमेशन के बाद। ये एक तरीके का मंच रहता है, फोरम रहता है, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने आवाज़ को जनता कॉलोनियल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, उस टाइम की ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट तक। तो एक तरीके से आप कह लो कि 1947 तक ये देखने को मिलता है। और चैम्बर में एडवाइजरी रोल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, यानी जो राजा हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो सलाह दे सकते हैं और अपनी मांगों को रख सकते हैं। और यही सब बातें हैं इनमें। फुल चैम्बर अगर आप देखो तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि काफ़ी सारे, केवल सारे एग्जिस्टेंस में अगर आप देखो तो बीकानेर, पटियाला, नवनगर, भोपाल, ये जो रूलर्स हैं केवल इन्हीं को चांसलर बनाया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के तहत। तो ये 1919 का एक्ट था, ठीक है। रिसेंट का स्टेट पीएससी, बट बहुत बार ट्रेंड देखा गया है रिसेंट वाले स्टेट पीएससी यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्राइंसली स्टेट ने एक डायरेक्ट डीलिंग की शुरुआत करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ 1946 में, ना कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के तहत। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था? प्रिंसली स्टेट्स का एक एसोसिएशन था जिनके थ्रू वो मंच के जैसा काम करता था जहां पे प्रिंसली स्टेट अपनी मांगे रख सकते थे। बट डायरेक्ट डीलिंग की गई, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सहारा नहीं लिया गया किस प्रिंसली स्टेट के द्वारा? तो ये टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर है बड़ौदा। बट ये आप प्रिपेयर कर ले, ये रिपीट हो सकता है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बड़ौदा जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भाग लेने का दर्जा मिलना चाहिए, और वो डायरेक्ट डिस्कशन की बात करते हैं, ना कि इंटरमीडिएटीज, ना कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के तहत। तो ये इनके विलिंगनेस को दिखाता है कि बड़ौदा जो है वो विलिंग है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। आगे देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली 2023 में ही। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस being the oldest limb of the government of India was the outcome of which charter act enacted by British Parliament? तो हमने पढ़ा कि 1833 के चार्टर एक्ट में लॉ काउंसिल सेटअप की जाती है और फर्स्ट लॉ मेंबर आते हैं मैकाले, राइट। तो यहीं से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, चार्टर एक्ट 1833 से। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की टी और चाइना के साथ छोड़ करके बाकी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो सॉवरेंटी रहती है ब्रिटिश क्राउन की, ये इंडियन टेरिटरीज में देखने को मिलती हैं, असर्ट की जाती हैं। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया जाता है भारत में एंटर करने के लिए। तो ये हर स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड है, हमने भी कवर करा, इसमें सारे ही पॉइंटर बिल्कुल सही हैं। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज भी अलाउड हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत भी देखने को मिल रही है, तो ये प्रोविजन भी यहाँ पे है। इसके साथ ही मोनोपोली जो थी ये खत्म होती है, बट कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, लेकिन 1833 में ये एक्सेप्शन भी खत्म हो जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम ब्रिटिश एजुकेशन के टाइम पे कवर करेंगे। 1 लाख रुपए अलग से रखे गए एजुकेशन में, हालांकि ये खर्च होते नहीं है एजुकेशन पर काफ़ी टाइम तक, बट ये ऐसा प्रोविज़न देखने को मिला। तो ये प्रोविज़न है चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें बेसिकली वही बात है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना है, उस टाइम ये सोचा गया और 1 लाख रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया था। इसकी चर्चा हम करेंगे बहुत डेप्थ में। आगे देखिए, पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को लेकर के बेसिक प्रीमाइस क्या देखने को मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या यूएन चार्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये बिल्कुल बेसिक प्रीमाइस के जैसा वर्क करता है, बैकबोन के जैसा वर्क करता है और काफ़ी सारे प्रोविज़न हमारे संविधान सभा में डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ईपीएफओ के पेपर में पूछा है। आंसर इसका ऑप्शन ए है। ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 2019 का है। चार्टर एक्ट 1813 के ऊपर क्वेश्चन है। पहला इन्होंने कहा है कि ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रही टी और चाइना को छोड़ करके ये खत्म हो गई। दूसरा इन्होंने कहा कि ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेंटी है, सार्वभौमिकता है, ये इंडियन टेरिटरीज पर असर्ट की गई। तीसरा कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यूज है इंडिया के वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे। हर स्टैंडर्ड बुक में ये क्वेश्चन है, बट फिर भी सिविल सर्विसेज में अक्सर इनसे सवाल देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए ये जो बात है ना, ये तो 1784 के पिट्स एक्ट में ही हमने पढ़ी थी कि अब जो रेवेन्यूज है, इसलिए तो ब्रिटिश पजेशन कहा जा रहा है ना। ब्रिटिश पजेशन का मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स की संपत्तियां भारत में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारे 1784 के पिट्स एक्ट का पार्ट है। बाकी के प्रोविजन तो हमने साफ तौर से पढ़े, बिल्कुल सही है, और ये बात भी हमने देखी, एक्सेप्शन भी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2006 का है। अगेन आप अटेम्प्ट करिए। 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई भारत में व्यापार को लेकर के। दूसरा इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग को खत्म कर दिया और खुद रूल करने की जिम्मेदारी ले ली। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ये तो बात सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश क्राउन की रूलिंग देखने को मिल जाती है 1858 में, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग को लेकर के ये 1853 में खत्म होती है? नहीं, 1813 में ही खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे चाय को लेकर के और चाइना को लेकर के, इन दोनों के लिए ट्रेडिंग अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहती है। बट 1833 में ये मोनोपोली भी खत्म हो जाती है। तो पहला तो गलत है, दूसरा बिल्कुल सही। आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके चार्टर एक्ट 1833 से है। तो आप देख सकते हो ये सारे ही सवाल सिविल सर्विसेज के हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं से अंदाजा लग जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ये अबॉलिश हो गई। दूसरा कह रहे हैं कि जो सुप्रीम अथॉरिटी का डेजिग्नेशन देखने को मिला ये चेंज हो गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को डेजिग्नेशन मिल गई सुप्रीम अथॉरिटी की। तीसरा कह रहे हैं सारे लॉ मेकिंग जो पावर है ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मिल गया। चौथा ये कह रहे हैं कि इंडियन को अपॉइंट किया गया लॉ मेंबर के रूप में 1833 में। नहीं, 1833 में कहाँ इंडियन लॉ मेंबर, तो 1909 में है। तो सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं कहता हूँ सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज कवर करना है, जो कि कोर्स का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड है। ट्रेडिंग एक्टिविटी अभी हमने देखा ये अबॉलिश हो गई है सभी तरह की। डेजिग्नेशन भी हमने देखा कि हाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल के हाथों में पहुंच जाती है, और लॉ मेकिंग पावर तो थी ही। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। डी क्योंकि गलत है इंडियन वर्ड के कारण। नेक्स्ट देखिए, ये रिसेंटली 2024 में ही यूपीएससी के द्वारा सीबीआई के पेपर में पूछा गया है। मोंटेग्यू केम्सफोर्ड सुधार जो है किसे कहते हैं? 1919 के एक्ट को, और 1909 के एक्ट को कहते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत सारे स्टेट पीएससी में पूछा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में पहली बार कब गठित की जाती है? तो देखिए ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये सबसे पहले 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा गठित की जाती है। तो इसमें वही बात है, बेसिकली रिक्रूटमेंट है सिविल सर्वेंट्स का। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किस एक्ट को कहा जाता है? अब ये मैंने नहीं पढ़ा है, खुद से आप सोचिए कि संवैधानिक ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब सेल्फ रूलिंग, तो ये किस एक्ट को कहा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रोविंसेस की, ये बेसिकली क्राउन के बिहाफ में प्रोविंसेस को ही दे दी जाती हैं, राइट। इस कारण से आप देख लो कि ऑटोक्रेसी वाली बात है, बट संवैधानिक तरीके से। नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909, 1919 और 1935,
तो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें बेसिकली इलेक्शन के प्रिंसिपल्स की शुरुआत देखने को मिलती है। शुरुआत है बट बहुत ही कम परसेंटेज के लिए, और बहुत सारे इसमें वेग प्रोविजंस हैं। 1909 की बात करोगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें पता है मुस्लिम्स के लिए देखने को मिली 1909 में। और 1919 की अगर बात करेंगे तो डायरकी यानी द्वैत शासन शुरू हो जाता है प्रोविंसेस में। और 1935 के एक्ट में हम देखते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हो जाती है, यानी प्रांतों को स्वायत्ता दे दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है 2, 4, 3 और 1, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2021 में पूछा गया है, यानी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 का था, इसमें रिकमेंड किया गया कि जो वोटिंग राइट है सभी महिलाओं के लिए, फॉर ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21, यानी 21 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स दिए जाएं। दूसरा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इसमें वीमेन को रिजर्व सीट मिली लेजिस्लेचर में। इसके आंसर की बात करने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है वो 1 साल पहले यानी 2020 में, क्योंकि 21 में ये क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें इन्होंने पूछा कि किस एक्ट में वीमेन के लिए रिजर्व सीट देखने को मिली उनके डिफरेंट कम्युनिटीज के एलोकेशन के आधार पर। तो इसका आंसर दिया कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 के एक्ट में रिजर्व सीट मिली वीमेन के लिए, राइट। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला इन्होंने कहा है वीमेन के लिए, सभी वीमेन के लिए, ये बात तो सरासर गलत है। अगर आपको इलेक्शन का आइडिया है, इलेक्शन की हिस्ट्री का, तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी है। थोड़े डेप्थ में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जो मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड का रिफॉर्म था 1919 का, इसमें वीमेन फ्रेंचाइज के क्वेश्चन पर अनडिसाइडिव रिजल्ट देखने को मिला, यानी कोई खास डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें वीमेन को रिजर्व सीट दी गई लेजिस्लेचर में। और ये बात हमने कवर भी करी थी कि जो इलेक्टोरेट्स हैं इनमें रिजर्वेशन बढ़ रहा है। जैसे 1909 में मुस्लिम्स के लिए है, 1919 में बाकी और भी कम्युनिटीज को ऐड किया गया, 1935 में इवन इलेक्शन वाले पार्ट में भी हम देखते हैं कि एलोकेशन की सीट्स के टाइम पे रिजर्व सीटें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं। तो रैंडम मॉक्स देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि ह्यूज रेपिटेशन वाले टॉपिक्स को हम पीवाईक्यू से कवर करें। तो ये तो हमने अभी कवर करा, ठीक है। 1919 के एक्ट में हमें देखने को मिलता है इंडियन हाई कमीशन का पोस्ट, ये हमने कवर भी किया है। 1919 के एक्ट के टाइम पे एक हाई कमीशन अपॉइंट की जाती हैं और ऑफिस रहता है लंदन में 6 सालों के लिए। तो 1935 के एक्ट में अगर आप देखो तो प्रोविंसेज में जो डायरकी चल रही थी, जो द्वैत शासन थे, एक ही सब्जेक्ट पे जो डबल रूलिंग थी, इस चीज को अबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंसेज को ऑटोनॉमी दी गई। यानी वही बात है, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट अलग से डिस्टिंक्शन देखने को मिला, तो इसे खत्म कर दिया गया। ये जो अलग से डिस्टिंक्शन था ना 1919 के एक्ट में, इसे खत्म कर दिया गया और फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रांतों में भी, प्रोविंसेज में भी बना दी गई। तो अगर ये आपसे पूछें कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की गई, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है रिडीमिंग फीचर क्या था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो खास फीचर देखने को मिला, ये 1935 का एक्ट था। अब ऑटोनॉमी और इन सब चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही पॉलिटी में डेप्थ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या देखने को मिला, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दूसरा फेडरल कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट, तीसरा ऑल इंडिया फेडरेशन सेंटर में। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये तो खास फीचर ही है 1935 के एक्ट का कि प्रांतों को स्वायत्ता मिली। दूसरा कह रहे हैं फेडरल कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल है। 1937 में हम देखते हैं फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। ऑल इंडिया फेडरेशन भी देखने को मिलता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी देखिए, ये जो सवाल है ये सिविल सर्विसेज 2005 का है, बट आप 2009 का भी क्वेश्चन देखेंगे ना सिविल सर्विसेज का, तो दो स्टेटमेंट दे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। पहला में ये पूछा गया कि थर्ड राउंड टेबल के जो डिस्कशंस है, इनसे फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्टेब्लिशमेंट देखने को मिली। तो दोनों बातें सही है। तो बहुत ज़्यादा ये रिपीट कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी और आज भी बहुत ह्यूज रिपीटेशन है। इवन एनडीए में भी इन्होंने पूछा 2010 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पे बेस्ड था, तो फेडरेशन के प्रिंसिपल पर। तो सारे क्वेश्चन आपस में लिंक्ड हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन रुकना मतलब बंद नहीं हुए हैं। यूपीएससी भी पूछ रही है, स्टेट पीएससी भी पूछ रही है सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए 1909 के एक्ट में। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2012 का है।
इसमें आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर प्रिंसिपल फीचर्स पूछे गए हैं। डायरकी बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, नहीं ये 1909 का है ना, तो दूसरा तो पहले हटाने दीजिए। हाँ, अब हमारे पास बच रहे हैं 2 ऑप्शन। थर्ड क्या सही है? डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ही यही है कि अब जो मुद्दे हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वाले वो प्रोविंसेस को दिए गए हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? सेकंड गलत है ना, 1 और 3 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन नहीं थी? तो हम नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे इसे डिस्कस तो करेंगे ही, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं थी, और ये खास यूपीएससी का फोकस रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए लिया है कि बस मैं ये बता सकूं कि एक थीम को आपको पकड़ना है। जैसे देखिए, इन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट की एडवोकेट देखने को मिली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, नहीं, ठीक है, आंसर इसका नॉन है। खैर जो भी हो, उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, इवन गांधी जी का क्या विचार था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के, इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी को पता था, और गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा, क्या ये कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू के ऑफेंड होने से अप्रीहेंशन था, डर था? ये तो गलत है सरासर। ये महात्मा गांधी का जो पोजीशन था लीडर के रूप में, ये कमजोर करता? बिल्कुल नहीं। गांधी जी की लीडरशिप को इन छोटे जो ये मुद्दे हैं, कोई भी तरह का मुद्दा हो, उनसे उनकी ऑथोरिटी लीडरशिप जो है उस पर कोई आंच नहीं आती। पहला बिल्कुल सही है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो परपेचुएटी के बॉन्डेज में ये इंश्योर कर देता, मतलब लंबे समय तक ये बंधन में बन जाते, बॉन्डेज में आ जाते सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर आप देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया है इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए कब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली। तो हमने देखा था 1909 में जो है वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न रहता है, बट 10 सालों के बाद जब एक्ट आती है तो इसमें क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अब ये क्वेश्चन हम इनकी चर्चा करेंगे बाद में, बट आप देखो इन्होंने ये तक क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर का सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के क्या योगदान रहा। इवन अभी हाल के सालों में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मुझे आप एक आज़ाद देश दिखा सकते हो जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है? ब्रिटिश एलिमेंट यानी ब्रिटिश तत्व तो चले गए हैं, बट उन्होंने अपनी शरारत को पीछे छोड़ दिया है। ये जो वचन है हमारे संविधान सभा के असेंबली डिबेट्स में कि इन्होंने कहा था, ये तो अपनी थीम्स वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक को लिंक करके। तो ये आप पढ़ सकते हो हमारी थीम्स वाली एनसीईआरटी में, तो हेडिंग में ही ये दिया गया है कि ब्रिटिश एलिमेंट चला गया बट उनकी शरारत पीछे छूट गई है, और ये कहना था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो उन टॉपिक के टाइम पे हम इनकी डिस्कशन करेंगे दोबारा। बस ये आप देखिए, फिर से उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड रहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के। इन्होंने वेहेमेंटली अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये गलत है, तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया था। तो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर क्वेश्चन है और लगातार देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं कौन से जो एक्ट हैं या आर्टिकल 395 के द्वारा रिपील किए गए यानी अबॉलिश किए गए। पहला कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तीसरा अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल का एक्ट 1949 वाला, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो 395 में रिपील की बात की गई है कि 1947 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इन दोनों को रिपील कर रहे हैं साथ में, लेकिन प्रीवी काउंसिल की अबोलिशन नहीं रिपील की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवी काउंसिल को नहीं रिपील किया जा रहा है, तो थर्ड तो गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 2। अब आप बताओ किस मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन है? नहीं है ना। तो ये हमें बताते हैं कि हमें अगर बेयर एक्ट भी पढ़ना है तो किन आर्टिकल्स पर बेसिकली फोकस करना है। आगे पूछा जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किनके आधार पर गठित होती है। खैर इसकी चर्चा हमने अच्छे से अभी डेप्थ में नहीं पढ़ा इसे, हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। ये सेकंड लेक्चर का पार्ट है जिसमें हम डेप्थ में समझेंगे कि हमारी संविधान सभा कैसे क्रिएट होती है, कितने मेंबर्स रहते हैं और क्या मेथड रहती है। अगला सवाल देखिए, ये आपको हिस्ट्री के हर स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के बारे में कहा था कि हमें एक कार तो मिला है बट कोई ब्रेक और इंजन नहीं है उस कार में? तो ये 1935 के संदर्भ में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन सा फीचर नहीं था? पहला कह रहे हैं कि इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था। दूसरा कह रहे हैं कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट थे, यानी वैसे सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, उन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दे दिया गया।
तीसरा कह रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को स्वायत्त प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई, इसकी शुरुआत देखने को मिली। चौथा कह रहे हैं डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल पर ये खत्म हो गई और सेंट्रल लेवल पर देखने को मिली। देखिए आप इसे ऐसे सोचिए कि हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात है, बिल्कुल है, और इसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कवर किया। रेजिडुअरी सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को क्यों दिए जाएंगे? वैसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है वो प्रोविंसेस का पार्ट नहीं बनेंगे। ये तो हम प्रेजेंटली भी देखते हैं ना कि अगर हमारे पास 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बनाएंगे, बट अगर एक ही टॉपिक पर दोनों के द्वारा लॉ बनाया जाता है तो सेंट्रल वाला लॉ वैलिड होगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिली कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रेजिडुअरी सब्जेक्ट नहीं दिए गए और ये बात यहाँ पे गलत है। नाउ आप ब्यूटी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया। आपसे ये पूछा गया कि 1935 के एक्ट में जो फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था, इनमें जो बची हुई शक्तियां थी, जो रेजिडुअरी पावर्स थी, ये किन्हें मिली? फेडरल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को या प्रोविंशियल गवर्नर को? तो ये टॉपिक ठीक है आपके स्टैंडर्ड बुक्स में है, बट हमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से आइडिया है तो मैपिंग करना टॉपिक्स का काफ़ी आसान हो जाता है। उनके सोर्सेज जब हमें आइडिया लग जाते हैं कि हाँ ये इस वे में पूछ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें बेसिकली वही पूछा गया है। ये बात जब गलत है तो रेजिडुअरी पावर किन्हें दी गई, ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही होती है, टॉपिक वाइज पढ़ने से इन चीज़ों को आसान होता है लोकेट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत कौन से बदलाव नहीं लाए गए? पहला कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये अमेंड किया गया ताकि एक इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन को गठित किया जा सके। दूसरा कह रहे हैं इंडिया एक डिपेंडेंसी अब नहीं रही। तीसरा कह रहे हैं जो क्राउन था ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहेगा जब तक कि हमारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। चौथा इन्होंने कहा जो गवर्नर जनरल हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं इंडियन डोमिनियन के। तो नोटा चेंज पूछा गया है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा, 1935 का जो एक्ट है इससे अमेंड किया गया इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के लिए। देखिए ये बात सही है। और तीसरा इन्होंने कहा कि क्राउन जो है ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये भी बात सही है। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक ब्रिटिश क्राउन ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। चौथा इन्होंने कहा गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे इंडियन डोमिनियन के, ये बात भी सही है, दोनों ही डोमिनियन के बेस पे ये देखने को मिला। बट अगर आप इसमें सेकंड देखो, इंडिया सीज टू बी अ डिपेंडेंसी, ये बात यहाँ पे गलत है। इंडिया डिपेंडेंसी की सीज यानी कि इंडिया कब एक तरीके से रियल इंडिपेंडेंस जो है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं कि डोमिनियन इंडिया के लिए जो रियल इंडिपेंडेंस है ये 1947 में नहीं आती है। ठीक है, कहने की बात है, किस वे में इंटरप्रेट करते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया वाज अ डिपेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये प्रोविजन देखने को मिलेगा। तो कब कंप्लीट सोवरेन बनता है हमारा इंडिया, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है 26 जनवरी 1950 में। तो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बट इंडिया सीज्ड टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन 26 जनवरी 1950 बाय डिक्लेयरिंग हरसेल्फ अ सोवरेन रिपब्लिक, राइट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया 2014 में। 15 अगस्त 1947 से लेकर, यानी जब भारत हमारा आज़ाद होता है, से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, व्हेन सी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ अ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ, यानी जब भारत अपने आप को डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर करती है, इस टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये किस प्रोविजन के अंडर फंक्शन करती है? तो किस प्रोविजन के अंडर फंक्शन करती हैं? तो हमने देखा कि ज़्यादातर प्रोविजन 1935 के एक्ट से देखने को मिलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपको नहीं लगाना है, इसमें यह प्रोविजन नहीं था कि किसके अंडर फंक्शन करेगी। इसमें तो वही बात है कि डोमिनियन के सेपरेशन की बात देखने को मिलेगी, प्राइंसली स्टेट्स कहाँ ज्वाइन करेंगे, ये बातें देखने को मिलेगी। बट आंसर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो यह जो क्लैरिटी है ये यूपीएससी के क्वेश्चन में ही मिलेगी, मॉक टेस्ट में आपको इस लेवल की क्लैरिटी मुश्किल है। तो इसका ऑफिशियल देखिए, ऑफिशियल आंसर ही मैं रेफर करता हूं, तो इसका आंसर ऑफिशियली बी है। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में, यानी बहुत ही रिसेंट सवाल है, एक पेपर से बस पहले का है। इसमें आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछा गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, इनके फंक्शन को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला रिजर्व, दूसरा ट्रांसफर्ड। कौन सा रिजर्व का पार्ट है? देखिए रिजर्व सब्जेक्ट में मेन मुद्दे थे, तो इनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली बात नहीं थी, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट थी,
क्योंकि उस टाइम के कंटेक्स्ट में इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया। सेकंड अगर आप एलिमिनेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बाकी हैं बिल्कुल, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू, पुलिस है, इन मुद्दों को रखा गया था। अब ये टफ क्वेश्चन है, बट अगर आप सब्जेक्ट की लिस्टिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछा है, तो इन टॉपिक्स को डेप्थ में प्रिपेयर करना है। नाउ अब आप अटेम्प्ट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिला सेंटर में, डायरकी देखने को मिली प्रोविंसेस में, एक फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। नहीं, फेडरल सिस्टम तो 1935 में था ना, हमने कई बार कवर किया इसे। थर्ड तो गलत है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बिल्कुल है, डायरकी भी है। अच्छा, ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल दी है जिनसे आपका टाइम सेव हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्लियरली डिफाइन देखने को मिला? क्या पावर की सेपरेशन देखने को मिली जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच? दूसरा, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन यानी दायरे, इन्हें जुरिस्डिक्शन में शामिल किया गया। तीसरा, पावर देखने को मिली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और वाइसराय की। तो ये तो अभी हमने कवर किया ना, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन देखने को मिली। ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनके सेपरेशन की कोई बात नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साफ तौर से गलत है। देखिए, इसका आंसर 1935 है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 है, इनमें 3 फोल्ड इनुमरेशन देखने को मिलता है, जैसे फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट। और इसमें अगर आप देखो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का किनके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, ये भी हमें देखने को मिलता है। बट एक जो डिफरेंस है प्रेजेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करो, तो वो ये कि उस टाइम पे जो रेजिडुअरी पावर थी, यानी जो शक्तियाँ बच गई हैं जो किसी लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन्हें गवर्नर जनरल को दिया गया था, राइट। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि 1935 के प्रोविजन में है। देखिए, इसमें इन्होंने पूछा था कि 1919 के एक्ट में क्या डिफाइन किया गया, तो ये जुरिस्डिक्शन यानी दायरे बता रहा है सेंट्रल और प्रोविंसेस का। बट यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सब जो सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जुरिस्डिक्शन नहीं। जुरिस्डिक्शन का मतलब तो दायरा है कि आप कितने एरिया तक या किस तरीके से कौन कौन से प्रोविजंस पर इनकी रूलिंग है। बट पावर का जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम 1935 के एक्ट में देखते हैं। 1935 के एक्ट में अगर देखो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी शामिल था, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आगे जाकर के इनकॉर्पोरेट होता है इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। डीपीएसपी के टाइम पे डेप्थ में बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि गवर्नर के प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर्स की जो पावर थी लेजिस्लेटिव एक्शन को वीटो करने की और लेजिस्लेचर की, ये देखने को मिली। तीसरा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ही अबॉलिश कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने बताया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं अबॉलिश देखने को मिलती है, तो ये तो गलत हो जाता है। आपको सिर्फ 1 और 2 चेक करना है। तो ये तो हमने कवर किया ही है कि गवर्नर की जो पावर थी लेजिस्लेटिव एक्शन को लेकर के वीटो मिल गई इसमें, तो अपने बेसिस पे भी ये लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए, सिविल सर्विसेज 2000 का है। आपसे पूछा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा फीचर नहीं था? डायरकी सेंटर और एज वेल एज प्रोविंसेस में देखने को मिली। एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिला, प्रांतों को स्वायत्ता थी, ऑल इंडिया फेडरेशन था। तो 1935 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो डायरकी थी प्रोविंसेस में, ये खत्म हो गई और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, राइट। बार बार वैसे वही चीज़ तो पूछ रहे हैं कि डायरकी खत्म हुई या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रोविंसेस में डायरकी जो है वो अबॉलिश कर दी गई, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। बाकी बिल्कुल सही है, हमने सब कुछ कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप तुरंत इसे सॉल्व कर दोगे, मुझे यकीन है। हमने काफ़ी कुछ कवर किया इसके संबंधित। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से संबंधित नॉट अ फीचर पूछा गया है। नॉट पे स्पेशल फोकस रखें, ये एग्जाम में भी आपको ध्यान देना है। पहला कह रहे हैं कि जो रेजिडुअरी टेरिटरी थी वो डोमिनियन ऑफ इंडिया को मिल गई, बट सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल और NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को छोड़ करके। दूसरा कह रहे हैं इस एक्ट में ये प्रोविजन देखने को मिला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा लेजिस्लेटिव के द्वारा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा पर बनेगा। ये तो गलत है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा पर क्यों बनेगा, ये तो इंडियन विल पर बनेगा। तीसरा कह रहे हैं कि एक्ट ने ये प्रपोज किया यानी प्रस्ताव रखा कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन सेटअप किए जाएंगे। तीसरा ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ईच डोमिनियन की, इनके पास अनलिमिटेड पावर होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। बिल्कुल किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम और एडॉप्ट किया जा सकता है दोनों ही डोमिनियन के द्वारा। तो आंसर इसका क्या है? बी गलत है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन भी थे सिविल सर्विस में। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म किसका आधार है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप कर सकते हो। जैसे ये जो सवाल है ये रिसेंटली CDS के पेपर में था, CDS 2 2023 में।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। पहला कह रहे हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो बिल है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया 4 जुलाई को और रॉयल एसेंट मिला 18 जुलाई को 1947 में। दूसरा कह रहा है 1947 का ये जो एक्ट है इसमें हमारे संविधान के बेसिक फ्रेमवर्क के फीचर्स देखने को मिले। बट अभी हम ये पढ़ करके आए हैं, वैसे तो हमने कई बार पढ़ा बट ईपीएफओ के पेपर में, खास तौर से यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में, कि जो बेसिक प्रोमाइस है हमारे संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। तो ये बात कहाँ से आ जाएगी 1947 में? साफ तौर से गलत है। बाकी बिल्कुल सही है। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन अभी हमने सीएपीएफ के क्वेश्चन में कवर किया। प्रत्येक डोमिनियन के पास ये पावर है किसी भी तरह का, ये तो सीएपीएफ का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर इसका बी है क्योंकि ये गलत है। नाउ बात करते हैं कोर्स के एनरोलमेंट की। तो देखिए ये जो हमारा बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, ठीक है। और ख़ास बात यही रहेगी, जिस तरीके से हमने पॉलिटी के टॉपिक को कवर किया उसी वे में हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को भी इसी क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं। लास्ट 35 ईयर्स के पीवाईक्यूज ये तो बताने की नीड नहीं है। और देखिए ये जो अनाउंसमेंट है ये तो आज ही हो रही है, बट इससे पहले ही हमारे अदर पेड बैच मेंबर्स को इनके विषय में पता था, तो काफ़ी सारे एडमिशन्स उनके लिए ओपन थे और उन्होंने काफ़ी सारा एनरोलमेंट भी कर लिया है। तो मुझे टीम ने बताया ऑलमोस्ट हमारे पास 30 to 40% सीट्स फिलहाल रिमेनिंग हैं। तो ईयरली, अच्छा मैं फ़ीस की बात वीडियो में इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है, ईयरली बर्ड्स को काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट मिलता है फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के आधार पर रहती हैं। इसके बाद ये नंबर है इंक्वायरी के लिए, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। ये जो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, ये कंप्लीट आपको गाइड कर देंगे। एंड की बात करो तो ये अप्रॉक्स हमने 20 मई का टारगेट रखा है और लगभग 20 से 25 आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लाइव डाउट सेशन भी मिलेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। धन्यवाद। जय हिंद।